Okay, hey, all right, and welcome to all in today's discussion. Now 1000 बेस्ट वन लाइनर की सीरीज हम कर रहे हैं। ये वीडियो पार्ट नंबर 2 रहेगा। हम कैसे वन लाइनर कर रहे हैं जो ऑलरेडी दूसरे एग्जामों में पूछे गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के फॉरेस्टर जो वन दरोगा है, मध्य प्रदेश के वन दरोगा, यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एस सी के साइंस बेस्ड कैटेगरी जितने भी वन लाइनर हैं, हम इस 1000 की बेस्ट सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल के बेसिस पर आपको कॉमेंट बॉक्स में एट द एंड बताना है कि जो कॉपर का एनिमी एलिमेंट कौन सा होता है, कॉपर का एनिमी। और इसको मैं हिंदी में पूछूं, जो धातु होता है कॉपर, उसका जो शत्रु धातु कौन सा होता है। आपके लिए 4 ऑप्शन है। सबसे पहला है जो एलिमेंट है, ठीक है, पहला ऑक्सीजन, दूसरा सल्फर, तीसरा आपका नियॉन और चौथा आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जो कॉपर होता है उसका कौन सा एलिमेंट शत्रु होता है, ये आपका क्वेश्चन है। और ये बहुत बेसिक सा है। अगर आपको फैक्ट याद है तो आप कर पाओगे, नहीं फैक्ट याद है तो नहीं कर पाओगे। विदाउट मूविंग फर्दर, आप भी ये वन लाइनर की पीडीएफ के साथ साथ पूरा सुपर 50 का उत्तराखंड वन दरोगा री एग्ज़ाम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको पेमेंट प्रोसेस बता देता हूँ। आपको गिवन नंबर पर व्हाट्सएप करना है और इसी नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे 499 रुपीज़, और उसके बाद हम आपका टेलीग्राम नंबर ऐड कर लेंगे, जहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस के साथ 11 जून के साथ कोई भी चीज़ें जो हम रिसेंटली ऐड कर रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। ओके ना, बहुत सारे बच्चों ने ये ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। तो सुपर 50 बैच, इसमें डेली के बेसिस पर कुछ फैक्ट भी हम देते हैं और जो वन लाइनर हैं वो भी ऑलरेडी इसमें शेयर किए हुए हैं। अगर आप इसमें देखेंगे फाइल सेक्शन में, तो ऑलरेडी हमने इसमें कर लिया है बायोलॉजी फाइनल, कैम स्कैनर्स, पूरी जितनी फाइल हैं, फिजिक्स स्टैंडर्ड बुक, तो हर एक टॉपिक वाइज आपको ये फाइल सेक्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद मीडिया सेक्शन में भी आपको फैक्ट मिल जाएंगे। ना अब स्टार्ट करते हैं आज के वन लाइनर। और पिछली वीडियो में एक आया था कि सर ये जो है थोड़ा सा और ज़्यादा जूम करना है, फ़ॉन्ट ज़्यादा छोटे हो रहे हैं। देखिए, ये आपको मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा। जो भी प्राइवेट बैच वाले के हैं वो अपने हिसाब से जूम इन पूरा कर सकते हैं। बट मुझे जो बैच में हिंदी माध्यम के भी बच्चे हैं और अंग्रेजी माध्यम के भी बच्चे हैं, तो आपको वीडियो कुछ इसी तरह देखनी पड़ेंगी। बट मैं इंश्योर ये करूँगा कि क्लियर भी आ जाए, आप स्क्रीनशॉट भी ले लें जो बैच में नहीं है। बट बैच आप कभी भी ज्वाइन करें तो आपको ये इंस्टेंट पीडीएफ सेंड कर दी जाती हैं टेलीग्राम में। नाउ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। नाउ सबसे पहले आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान किसे माना गया है? रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान किसे माना गया है? इसे कहते हैं स्प्लीन। इसे क्या कहते हैं? स्प्लीन। अब देखो, ये हमेशा पूछा जाता है कि देखो, रेड ब्लड सेल्स अपना काम करके डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और करीबन करीबन 1.25 मैं आपको शो कर देता हूँ कि हमने ये फैक्ट बेस्ड है। हर एक वन लाइनर के साथ कुछ हम अलग फैक्ट भी देख रहे हैं, क्योंकि ये जो कॉमन क्वेश्चन है उसके साथ साथ आप दूसरी चीज़ें भी कवर कर सकते हैं। तो नाउ जिसने पहले वीडियो पार्ट नहीं देखा ये देख सकता है। नाउ स्प्लीन के बारे में देख लेते हैं। देखो, स्प्लीन होता है आपके जो ये रिब्स हैं उसके अंदर का पार्ट, और इसी स्प्लीन से आर्टरी और वेन हमारी जुड़ी हुई हैं। आप सब लोगों को बता दूं, जो ये आर्टरी होती है, ब्लड प्रेशर हमारा कितना है, जो हमारा ब्लड दबाव डालता है इस पर, उस पर ही पूरी बात हो जाती हैं। एट द एंड जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। बट फैक्ट नंबर ये अभी 8 चल रहा है। मैं कुछ आपको, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। रेड प्लेटलेट्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये जनरली हमारी बोन मैरो जो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है उसमें अटैच रहती हैं। आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, रेड ब्लड सेल्स की जो दिन होते हैं वो 120 दिन होते हैं, मतलब उसके बाद ये वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। एट द एंड जब रेड ब्लड सेल्स अपना पूरा काम कर लेती हैं तो स्प्लीन रेड ब्लड सेल्स को हटा देती हैं। 1 सेकंड में, देखो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 1 सेकंड में करीबन 2.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, 1 सेकंड में लगभग 2.5 मिलियन आरबीसी नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा हमने स्प्लीन के बारे में क्यों पढ़ा, और इसको रेड ब्लड सेल्स का जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होती हैं, देखो दो सेल्स होती हैं ब्लड में, खून में, वाइट ब्लड सेल्स जिसे WBC कहते हैं और रेड ब्लड सेल्स RBC कहते हैं। RBC का टाइम होता है 120 दिन का। धीरे धीरे जो वन लाइनर आते रहेंगे हम करते रहेंगे। अब सबसे अच्छा जो प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किस खास आवश्यक की चीज़ होती है। अगर हम खाना खा लें तो सबसे एक मैंडेटरी चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किसकी ज़रूरत होगी भोजन को पचाने के लिए, उसका कहते हैं इंजाइम, एंजाइम। ठीक है। नाउ अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है। सलाइवा इज हेल्पफुल इन हुज डाइजेशन। स्टार्च, ठीक है, स्टार्च के पाचन में लार सहायक होती है। जो हमारा सलाइवा होता है वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है। स्टार्च जनरली क्या होता है, जो कभी भी हमने सपोज आलू खा लिया, कुछ खाना खा लिया, तो हमारे ऐसा थोड़ी ना होता है कि जब तक हमने खाना खाया तब तक एनर्जी रहेगी, उसके 4-5 घंटे बाद भी तो एनर्जी रहती है। तो वो एनर्जी किसके फॉर्म में रहती है, स्टार्च के फॉर्म में। तो ये एनर्जी स्टोर करके खाना खा के, अब इसको पचाने के लिए भी, अब ये एनर्जी जो स्टार्च एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है, उसको पचाने के लिए क्या, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको ज़रूरत होती है सलाइवा की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बहुत सिंपल है, हमारे पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पेट में पाया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है यही हमारे खाने को भी पचा रहा है। अगर ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें तो हमारा जो बॉडी सीक्रेट करती है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बहुत सिंपल है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किसका फुल फॉर्म होता है, डॉस का। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किसका फुल फॉर्म होता है, डॉस का। ओके, अब देखिए एक बहुत अच्छा प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। हु सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्रेब्स साइकिल, और इसमें होता है पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है, क्या बनता है, पायरुविक एसिड बन जाता है क्रैब साइकिल में। मैं इसको और ज़्यादा थोड़ा एडिशनल बताता हूँ, और इसका फैक्ट मैंने टेलीग्राम में भी मेंशन किया हुआ है। नाउ अगर आप देखेंगे ये एक साइकिल है, इसे क्रैब साइकिल कहते हैं, और इसके भाषा में थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ कि पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। C3H4O3 इसका फॉर्मूला होता है। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्रैब साइकिल को। और जनरली इसमें क्या होता है कि जैसे जो भी चीज़ हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन ये हमें बनते हैं, जो ये चीज़ें हम खाते हैं उसके बेसिस पे हमारी बॉडी के लिए ये एनर्जी स्टोर करके देते हैं। और हिंदी में अगर इसको देखें, क्रेब्स चक्र वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था है, या कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का अंत पदार्थ पायरुविक अम्ल, जैसे ये देखो, ठीक है, हिंदी में भी बता दिया, पायरुविक एसिड। तो अगर कोई कहे क्रैब साइकिल किसके लिए होती है, क्रैब साइकिल में ही क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है, पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह क्रिया कई चरणों में होती है तथा एक चक्र के रूप में कार्य करती है। तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते रहते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कौन बदलता है, व्हाट कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स। पेप्सिन जो होता है वो किसी भी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि और ज़्यादा वो हेल्पफुल रहे, राइट। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये वीडियो 1x5x में सुन सकते हैं, या बाकी जो बच्चे हैं वो डायरेक्टली रिवाइज कर सकते हैं पेड बैच वाले, और पेड बैच वाले भी अपना टाइम बचाने के लिए इसको 1.5 में सुन सकते हैं। ये बहुत सिंपल है। बाइल जो होता है हमारे यकृत से प्रोड्यूस होता है। बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय होम, लीवर। ठीक है, बाइल जूस, और बहुत ज़्यादा डाइजेशन, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। तो बाइल जो होता है वो कहाँ से निकलता है, हमारा लीवर से, राइट। अब एक और चीज़, बहुत अच्छा प्रश्न ये है कि जब भी ब्लड क्लॉटिंग होती है तो कौन सा विटामिन हेल्प करता है। एक तो होता है जैसे किसी का हाथ कट जाए तो खून लगातार गिरते रहेगा। अब खून गिरते रहेगा तो सिंपल सी बात है उसको रोकना भी पड़ेगा। तो उसको रोकने के लिए हमारा विटामिन के एक्टिव रहता है और ब्लड क्लॉट कर देता है, और ज़्यादा हमारा जो ब्लड लॉस है उसको प्रिवेंट कर देता है।
ठीक है। हालांकि देखो, एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करता है और कर भी चुका है, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। तो आप सबको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाम लिखना है। ठीक है। घर में आप लोग जो प्रेस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस जिसे बोलते हैं, आयरनिंग करना कपड़ों में, तो उसको ढूंढा गया था हेनरी सिले ने। ठीक है, हेनरी सिले। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? हेनरी सिले ने। अगला है, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? अभ्रक को अगर आप देखेंगे तो अभ्रक को मीका कहते हैं। और एक और चीज़ आप सब लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए, मीका एक कंपाउंड होता है, ठीक है, एल्युमिनियम वाला कंपाउंड। और मीका इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, विद्युत उद्योग में सबसे ज़्यादा। और भारत अभी क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी ये करता है, राइट। नाउ आगे बात करते हैं अगले, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है या घटता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि प्रेशर इंक्रीज होगा, देखो प्रेशर इंक्रीज होगा तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट घटेगा या बढ़ेगा, ये बताओ। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस होगा, पानी उबलने लगेगा। ठीक है, पानी उबलने लगेगा। बट अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो सिंपल सी बात है, जो वाटर के मॉलिक्यूल जो दूर दूर हैं वो पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो और ज़्यादा उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, तो जब भी दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है, यानी कि विथ इंक्रीजिंग द प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, राइट। तो प्रेशर, अब आप सब लोगों को पता है कि जब भी एक क्वेश्चन पहले भी वीडियो पार्ट नंबर 1 में भी आया था, जब भी पहाड़ों में जाते हैं तो खाना जल्दी जो पक जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम होगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा और जल्दी खाना बनेगा। तो कहने का मतलब, इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया जितना समझाया, तो एक चीज़ रट लो, क्योंकि एट द एंड मैंने समझा दिया। अगर समझ में नहीं आ रहा तो 1 मार्क्स से चाहिए होता है, रट लो, रट लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कि ये प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा वाटर का, बस इतना याद रखना है। प्रेशर इंक्रीज तो बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का इंक्रीज होगा। देखो जो क्वेश्चन में आया था, तांबा का शत्रु तत्व किसे कहा जाता है? व्हाट इज द एनिमी एलिमेंट ऑफ कॉपर? कॉपर का एनिमी एलिमेंट क्या है? आंसर है सल्फर। देखो बहुत बड़ी बात है, सल्फर, राइट। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सल्फर को। ये देखिए, ये है सल्फर और येलो कलर का आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ये नेचुरली अर्थ में पाया जाता है। नॉर्मली ये सॉलिड ठोस अवस्था में देखने को मिलता है। सल्फर बहुत ज़्यादा खास इसलिए होता है क्योंकि प्रोटीन, जैसे नाइट्रोजन मिलता है ना, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है, एलिमेंट। तो प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन, एंजाइम, ठीक है, इन सब में जो है सल्फ़र देखने को मिलता है। और ये जब भी हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बना देता है, पानी में अच्छे से घुल जाता है, ये मेटल सल्फाइड बनाता है। अब देखो सल्फ़र की जब भी बात करते हैं, ये किसका एनिमी बोला जाता है? ये कॉपर का एनिमी बोला जाता है, कि ये कॉपर का दुश्मन है। क्यों? अगर प्रश्न ये है गंधक तांबे का शत्रु क्यों है, गंधक तांबे का शत्रु क्यों है, तो इसको देखिए, आप इस बैच में हिंदी में भी ये लिखा है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको हिंदी इंग्लिश में लिख के हिंदी में समझाता हूँ। अब सल्फर क्या करता है, कॉपर की मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब भी कॉपर और सल्फर का रिएक्शन होता है तो ये कॉपर सल्फाइड बना देता है और कॉपर में हल्के ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं। अब ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं कॉपर में, तांबे में, तो सिंपल सी बात है, कॉपर का यूज़ करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो कॉपर सल्फाइड बना देता है और ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं इसमें। अब एक और चीज़, सल्फर जो शब्द है वो खुद संस्कृत भाषा का शब्द है। सल्फर को शल बरी कहते हैं। और देखो बहुत सिंपल है कि जो अरी होता है उसका एनिमी,
और सल्ब मतलब कॉपर, कॉपर का एनिमी कौन है? सल्फर है फिर। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हिंदी में लिखा गया है कि सल्फर संस्कृत शब्द सुलबरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है तांबे का दुश्मन। तो तांबे का दुश्मन कौन है? सल्फर। आप कहोगे क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फाइड हो जाता है, कॉपर सल्फाइड होगा तो ये ब्लैक डॉट्स दे देगा। राइट, चलिए मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। और रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जनरली यूरेनियम जैसे, फिर ट्रांस यूरेनिक जो तत्व हो जाते हैं जिनका परमाणु संख्या 92 से ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। नाउ न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है? इसका आंसर क्या होगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ कहने का मतलब ये है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे मैंने बॉल वाला आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया इसे वीडियो पार्ट 1 में भी, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है, ठीक है। और सेकंड लॉ एफ इक्वल टू फोर्स की डेफिनेशन देता है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन। राइट, अगला प्रश्न है, अगर हमें सूरज जब भी उगता है या डूबता है तो हमें सूरज का कलर रेड देखने को मिलता है, इसके पीछे का कारण क्या है? लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है। कहने का मतलब इंग्लिश में रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड, सबसे कम स्कैटर होता है रेड कलर, ठीक है। आपने विबग्योर सुना होगा, तो ये रेड है, ये वॉयलेट है। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। हाउ डज एन एयर बबल बिहेव अंडर वाटर? अगर एक बुलबुला है पानी के अंदर, ठीक है, तो वो किस तरह से बिहेव करेगा? आप सबको पता है, कॉनकेव लेंस की तरह। किसकी तरह करता है? कॉनकेव लेंस की तरह, एक अवतल लेंस की तरह बबल जो होता है वो देखने को मिलता है हमें, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे का मैं आप लोगों को कॉनकेव लेंस बता देता हूँ। जनरली ये सब चीज़ें पता होंगी आपको। कॉनकेव लेंस कुछ इस तरह का होता है, ये देखिए, और रेज आई तो ये रिफ्लेक्ट करके कुछ ऐसे जाएंगी। तो समझ में आया? जो एयर बबल होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? कॉनकेव लेंस की तरह, ठीक है। नाउ हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? फ्रेस्टस उनका नाम है। अब एक जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोगों को पता है। अगर सपोज यहाँ पर एक प्लेन मिरर होगा, ठीक है, जिसे समतल दर्पण कहते हैं। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ओ से, तो उसकी इमेज भी अगर 5 मीटर है तो उसकी इमेज भी 5 मीटर पीछे ही बनेगी। आपको डायरेक्ट शीशे के सामने ही नहीं दिख जाता। जो आपके घरों में समतल दर्पण होते हैं, आप जितनी दूर उस शीशे के खड़े रहेंगे, जितनी दूर उस शीशे के फेस के दूर रहेंगे, उतना ही बैक एंड में उसकी इमेज भी बनेगी। तो सिंपल सी बात है, प्रश्न ये कह रहा है कि यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण के 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आता है तो प्रतीत कैसा हो रहा होगा? ठीक है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। ठीक है, एक प्लेन मिरर रखा है, कोई तेज़ी से आ रहा है तो 4 मीटर पर सेकंड हो रहा है, तो वो कैसे दिखेगा? ऐसा प्रतीत होगा कि वो 8 मीटर पर सेकंड की ओर से आ रहा है जब हम उस दर्पण में देखेंगे। इसके पीछे का कारण मैंने ऑलरेडी बना दिया है। 4 मीटर पर सेकंड तो यही है, उसके पीछे का भी तो सेम वो चीज़ चलती है, तो उसको दुगना। अगर यहीं पर इस पूरे क्वेश्चन में क्या लिखा होता? इस पूरे क्वेश्चन में लिखा होता 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो वो 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इंटू 2 कर दो हमेशा। तो जब भी समतल दर्पण आएगा आपको इंटू 2 करना है, राइट, इंटू 2 करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कारों, जैसे आपकी कार है, बाइक है, ठीक है, तो उनमें कौन सा मिरर लगे रहता है? कॉन्वेक्स मिरर लगे रहता है, कॉन्वेक्स मिरर लगे रहता है, ठीक है। एक होता है कॉनकेव अंदर वाला और कॉन्वेक्स बाहर वाला, तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर देखने को मिलता है। अब बहुत सारे जो बच्चे कह रहे थे सर क्या कहते हैं ये फ़ॉन्ट छोटे हो रहे हैं, है तो ये फ़ॉन्ट बड़े,
पर ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको शो करने हैं। तो आप इसकी वैसे कुछ नहीं है यार, अगर जो वीडियो क्वालिटी बढ़ाओगे तो पूरा क्लियर, वैसे मैं बोल भी रहा हूँ और हल्का दिख भी रहा है, ऐसा तो है होगा नहीं कि पूरा ही कम दिख रहा होगा। देखो, सच एलिमेंट इन विच प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर फाउंड कॉल्ड, जिसे सेमी कंडक्टर कहते हैं। उत्तर क्या होगा? सेमी कंडक्टर। सेमी मेटल्स भी आप उसे कहते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं सेमी मेटल्स, सेमी कंडक्टर। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, राइट, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सेमी कंडक्टर होते हैं। मतलब ऐसे तत्व होते हैं जिनमें धातु अधातु दोनों का ही गुण देखने को मिलते हैं। अब देखो अगला प्रश्न, चंद्रमा में एक बम विस्फोट होता है तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं? आंसर है नहीं। क्यों? कोई भी बम विस्फोट भी होगा तो एक साउंड ट्रैवल करने के लिए चाहिए होगी, मतलब एक मीडियम चाहिए होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस का। तो अगर मून में कितने भी बम विस्फोट कर लो, यहाँ तक चूं तक भी नहीं आएगी। ठीक है, उत्तर है नहीं। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप हो जाता है। तो बहुत सिंपल है। देखो एक ऐसा क्वेश्चन, व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट इन ए वाटरफॉल इट्स टेम्परेचर बिकम्स ग्रो, इसका जो तापमान होता है बढ़ जाता है। तो कितनी बड़ी बात है, ऊपर से पानी गिरा, झरने से पानी गिरा, वाटरफॉल से पानी गिरा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसका टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। एट द एंड लास्ट क्वेश्चन, विच हैज़ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड दैट इज स्टील, किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? वो होता है इस्पात, जिसे आप स्टील कहते हैं। अब स्टील, देखो ध्वनि की सबसे ज़्यादा तो स्पीड होती है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। अब स्टील तो खुद में एक सॉलिड है, आयरन हल्का कुछ पोर्शन, कुछ रेशियो उसमें कॉपर हॉपर का भी होता है। तो स्टील में सबसे ज़्यादा तेज जो है साउंड देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है? आप सबको पता है ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। तो सिंपल सी बात है, जो भी वैक्यूम होगा वहाँ पर साउंड ट्रैवल नहीं करती है। अगला है, वेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है? जल के प्रवाह की दर, मतलब पानी कितनी तेज बह रहा है, कितना जगह बह रहा है, वो वेंचुरी मीटर बताता है। ठीक है। प्रेशर की यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है, और एक पास्कल का होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आप सबको पता है पास्कल का सिद्धांत दिया था ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, किसने दिया था? ब्लेज पास्कल ने। क्यूरी किसका इकाई का नाम है? क्यूरी, क्यूरी देखिए हर की एक यूनिट होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा प्रेशर की पास्कल, वैसे ही क्यूरी इकाई होती है रेडियो एक्टिव धर्मिता की। ठीक है, रेडियो एक्टिव धर्मिता की। नाउ सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? ये एक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम। पेंडुलम आप लोगों को पता है क्या होता है? ये यहाँ जाएगा, ये मूवमेंट यहाँ करेगा। तो एक जगह से ए पॉइंट जाने में अगर वो 1 सेकंड ले रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में वो 1 और सेकंड लेगा। तो एक जगह से एक एक्सट्रीम पॉइंट ए से बी जाने में वो लगभग कितने सेकंड लेता है? 2 सेकंड लेता है। इसलिए टाइम पीरियड सेकंड पेंडुलम का 2 सेकंड होता है। ठीक है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? फिर 2 सेकंड होता है। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म भी अगर मैं मतलब फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव किया हुआ है, ये इतना डेरिवेशन आपको काम नहीं आएगा। बट कोई कहता है कि इसकी लेंथ कितनी है, जो सेकंड पेंडुलम है उसकी लेंथ कितनी है, कोई पूछता है, तो ये होता है 0.993 मीटर्स। राइट, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है, उसकी लेंथ कितनी होती है, ये आपसे पूछा ही जाएगा। साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी आपकी होती है 12 हर्ट्ज जो होती है सेकंड पेंडुलम की।
तो सेकंड पेंडुलम से रिलेटेड हमने 2-3 फैक्ट कर लिए। सबसे पहला, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 सेकंड, मैंने बता दिया एक जगह से दूसरी जगह जाने में। उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 12 हर्ट्ज जो होती है, 12 हर्ट्ज जो होती है। और उसकी लेंथ कितनी होती है, 0.993 मीटर, और सेंटीमीटर में कहें तो लेंथ इसकी होती है 99.3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी, राइट। इंटू 1000 से इंटू कर दोगे। नेक्स्ट है फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी दैट इज़ अरस्तु, ठीक है। और इसको एरिस्टोटल भी कहते हैं, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। बट एक और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नेम द फैट सॉल्युबल विटामिन, मतलब वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो कीड़े जो होते हैं फैट में, मान के चलो फैट कुछ इस तरह से याद करो, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप अपने बेसिस पे याद कर सकते हैं कि जो कीड़ा होता है उसको फैट्स में, तेल में तलते हैं तब खाते हैं बहुत सारे चाइनीज़ लोग, साउथ कोरियन, नॉर्थ कोरियन। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं KEDA, राइट। फादर ऑफ बायोलॉजी दैट इज़ एरिस्टोटल, अरस्तु जिसे हम कहते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। आप सबको विबग्योर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन आप कह सकते हैं। तो लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वॉयलेट की, लॉन्गेस्ट होती है रेड की, और यही सबसे कम लीस्ट स्कैटर होता है, यही सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है। इसलिए सूर्य हमें उगते हुए या डूबते हुए लाल कलर ही क्यों दिखता है, क्योंकि लाल कलर सबसे लीस्ट स्कैटर करता है, सबसे कम स्कैटर लाल कलर ही करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। देखो ऐसे क्वेश्चन आपसे इतने ज़्यादा पूछे जाएंगे कि पूछो मत। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप डैश डैश हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, इफ़ द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर की केप्ट इन रूम इज़ ओपन देन द टेम्परेचर बिकम इंक्रीज, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ऐसा नहीं कि एक रूम में रेफ्रिजरेटर लगा दिया आपने, आंसर घट जाएगा बोला कि अरे यार सब ठंडी हवा तो आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। जो ठंडी हवा होती है वो अंदर आ जाती है, और जो गर्म हो जाती है हवा सरफेस की, वो पूरी ओर फैल जाती है। इसके पीछे है इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इवापोरेशन, मतलब वाष्पीकरण के सिद्धांत पर यह काम करता है। और सिंपल भाषा में ये याद रखना है, फ्रिज खोल दोगे रूम में तो रूम का टेम्परेचर घटेगा नहीं बल्कि बढ़ जाएगा। इसके पीछे का मैंने पहली वीडियो में भी जो है रीज़न दे दिया है, ठीक है। टोटल कितनी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, मूल मात्रक अगर कहें, मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। जैसे जिसमें लंबाई लेंथ, द्रव्यमान मास, समय विद्युत धारा, ताप ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और पदार्थ की मात्रा जिसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस भी कहते हैं। नाउ बॉटनी जिसे वनस्पति विज्ञान, इस शब्द की, ये भाषा शब्द की उत्पत्ति ग्रीक से हुई है। कहाँ से हुई है, ग्रीक से हुई है। अगला है किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, और ये एक तरह से बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का जो है लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया में कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के वजह से ही दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूला झूल रही है मान के चलो, उसके पास एक अन्य लकड़ी आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल रहेगा। देखो, ए गर्ल इज स्विंगिंग ऑन ए स्विंग, अनदर गर्ल कम्स एंड सिट्स नियर हिम, देन द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग विल बी अनचेंज्ड। बहुत सिंपल है, एक लड़की है झूला झूल रही है, उसमें एक और लड़की आ जाती है, तो क्या टाइम पीरियड कम या ज़्यादा होगा, नहीं, सेम ही रहेगा। तो एक ये कुछ इस तरह पेंडुलम के ही बारे में बात करें कि 2 गोली हो 3 गोली हो, वो जो बुलेट
की होती है ना, गोल गोल स्टील की, आपने घूमते हुए देखी होंगी, बाद वो ही पड़ेगी। तो चाहे 2 लड़की आए 3 लड़की आए, जो आवर्तकाल रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की वजह से बन जाता है? आंसर है विटामिन के। और पहले भी हमने इसको किया था, बट विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ब्लड क्लॉटिंग आपकी विटामिन के से होती है, जिसे फाइलोक्विनोन भी कहते हैं, फाइलोक्विनोन कहते हैं। मनुष्य के नेत्रों के संचालन के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? अगर आपका आँखों को आपने सही करना है तो विटामिन ए सही है, जिसे आप उसका दूसरा साइंटिफिक नेम कहते हैं रेटिनॉल। और बहुत सारे बंदों को नाइट ब्लाइंडनेस की कमी भी होती है, तो विटामिन ए इज़ वेरी यूज़फुल फॉर दिस। नेक्स्ट है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ठीक है। विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग, विच विटामिन गेट्स रिमूव्ड बाय वॉशिंग द पील्ड वेजिटेबल। बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जिनको छिल के खाना पड़ता है, तो अगर छिली हुई सब्जियां धो दे देते हैं तो हम क्या करते हैं, उससे विटामिन सी खो देते हैं। और जनरली इसका एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और इसका फॉर्मूला है C6H8O6। एट द एंड ये जो फैक्चुअल है आप पेपर से पहले रिवाइज कर लेंगे तो बहुत सही रहेगा। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दैट इज़ लैमार्क एंड ट्रेविरनस। ठीक है, लैमार्क थरस तथा ट्रेविरनस ने इसका बायोलॉजी शब्द का यूज़ किया था। सार्स, हाल ही में जो ये सार्स है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। कोविड सार्स कह के बोल रहे थे, ये एक सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। और सार्स एक वायरल डिजीज़ रहती है सार्स में, राइट। ये एक तरह का वायरल डिजीज़ होता है, एक होता है बैक्टीरिया से, एक होता है वायरल से। नाउ चिकित्सा शास्त्र जिसे मेडिकल साइंस कहते हैं, और इसके फादर हैं हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स द फादर इज कॉल्ड द फादर ऑफ मेडिकल साइंस। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं अरस्तु। और जो हमने इससे पहले भी किया था वो भी अरस्तु थे। जूलॉजी हमने देख लिया, ठीक है। बॉटनी के कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस। बॉटनी के थियोफ्रेस्टस हैं, और जूलॉजी के हैं एरिस्टोटल। बायोलॉजी भी एरिस्टोटल। फाइकोलॉजी, आपने ये टर्म सुना होगा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एल्गी का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एल्गी का अध्ययन किया जाता है। इन्वायरमेंट इज स्टडीड अंडर विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी? दैट इज इकोलॉजी। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में होता है? दैट इज परिस्थितिकी, जिसे इकोलॉजी भी कहते हैं। पुष्पों का अध्ययन, अगर कोई फ्लावर्स के बारे में पढ़ रहा है तो उसे एंथोलॉजी कहते हैं। देखो, एक होता है एंथोलॉजी, एंथोलॉजी मतलब फूलों के बारे में पढ़ना। एक होता है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी की होता है कि मानव के बारे में पढ़ना, उसका कल्चर कहाँ से आया था, उसका धर्म कहाँ से आया था, उसका रिलीजन कहाँ से आया था, वो होता है एंथ्रोपोलॉजी। पर फूलों के बारे में पढ़ना एंथोलॉजी। कॉलोरिन गेट्स डिस्कलर्ड फ्लावर, एंथोलॉजी। क्लोरीन गैस पुष्प का रंग। व्हाट कॉजेज कॉलरा? कॉलरा किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण। ठीक है, हैजा किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ना बहुत सारे 1000 MCQ क्विज सीरीज अभी ये पूरी बची हुई है, हम इसको करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी करते रहिए। 11 जून, अब मई और जून, मतलब कम से कम अभी ये 2 मई चल रहा, 2-3 मई जब ये वीडियो मिलेगी आपको 3 मई मिलेगी आई थिंक। और उसके बाद कुछ 40 दिन है, तो 40 दिन में जितना ज़्यादा वो रिवीजन कीजिए और एक्सटर्नल फैक्ट वो भी पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।